भोजी के जीवन एक ऐसी किताब की तरह था जिसके पन्ने वक्त से पहले ही फट चुके थे। ना उसमें कोई रंग था, ना कोई खुशबू, सिर्फ इंतज़ार था, किसी की कदर होने का, किसी के लिए ज़रूरी होने का। जब भाई का फ़ोन आया, रायपुर वाली नहीं रही, तो मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। क्या वे सच में चली गई, या फिर वे तो वर्षों पहले ही मर चुकी थी, जब उनके अस्तित्व की कोई अहमियत नहीं रही थी, जब उनका होना और ना होना बराबर हो गया था। मुझे याद है जब वे इस घर में आई थी, एक मासूम लड़की जिसने ससुराल को अपना घर मान लिया था, लेकिन ये घर कभी उसका नहीं हुआ। शादी के बाद कुछ ही महीनों में उनकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई थी। पहले जहां उनकी आंखों में नए सपने झिलमिलाते थे, अब वहाँ सिर्फ अंधेरा था। वे दिन भर घर के कामों में लगी रहती, रसोई संभालती, आंगन बुहारती, सबकी सेवा करती, लेकिन किसी को उनकी ज़रूरत नहीं थी। घर के लोग उन्हें बहू नहीं, एक काम करने वाली की तरह देखते थे। उनके पति यानी मेरे भैया शहर में नौकरी करते थे, लेकिन शहर में उनकी एक और ज़िंदगी थी जिससे भोजी बिल्कुल अनजान थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद भैया का व्यवहार बदलने लगा। पहले वे पत्र लिखते थे, फिर पत्रों का आना कम हो गया, फिर वे महीनों घर नहीं आते थे, और जब आते तो भोजी से दो शब्द भी ढंग से नहीं बोलते। एक दिन भोजी ने हिम्मत करके पूछ लिया, आप अब पहले की तरह चिट्ठियाँ क्यों नहीं भेजते? भैया ने गुस्से में जवाब दिया, मेरे पास और भी बहुत काम है, हर वक्त तुम्हारी चिंता करने के लिए नहीं बैठा हूँ। भोजी चुप हो गई। उन्होंने समझ लिया कि अब वे उनके जीवन का हिस्सा नहीं हैं। फिर धीरे धीरे ये राज खुला कि भैया के जीवन में कोई और भी थी। घर के बड़े बुजुर्ग इस बारे में जानते थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सबको लगा कि अगर बहू बच्चा दे देती तो शायद पति का मन टिक जाता। भोजी पर दबाव बढ़ने लगा, डॉक्टर को दिखाओ, मंदिर जाओ, कुछ उपाय करो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि गलती पति की भी हो सकती है। भोजी को मायके जाने की भी इजाज़त नहीं थी। माँ बाबूजी ने कह दिया था, अब ये तेरा घर है, मायके का नाम मत लेना। लेकिन क्या सच में ये उनका घर था? ये घर तो बस एक कैद खाना था, जहाँ वे केवल दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए थी। भैया के शहर जाने के बाद भोजी की अहमियत घर में और भी कम हो गई। उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया जाता था, त्योहारों पर साड़ी तक नहीं मिलती थी। घर की बाकी बहुओं को गहने और कपड़े मिलते, लेकिन भोजी को कुछ नहीं। मैंने एक दिन माँ से पूछा, भोजी के साथ ऐसा क्यों होता है? माँ ने ठंडी सांस ली और कहा, जिस औरत का पति उसे प्यार ना करे, उसका और क्या हश्र होगा। भोजी ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह हमेशा हंसती रही, सबका काम करती रही, लेकिन रात के अंधेरे में जब सब सो जाते तो वे अकेली बैठकर गाना गाती, करुणा से भरे, दर्द से भरे गीत। उनकी आवाज़ सुनकर कई बार मेरा दिल भर आता, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन अचानक भैया घर आए, लेकिन उनके साथ कोई और भी थी, एक औरत जिसे उन्होंने शहर में अपना सब कुछ बना लिया था। ये मेरे साथ रहेगी, भैया ने सबके सामने कह दिया। मैं अब रायपुर वाली के साथ नहीं रह सकता। घर के सभी लोग चुप थे, सब जानते थे कि ये गलत है, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। भोजी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे जान चुकी थी कि इस घर में उनकी कोई जगह नहीं बची। उस रात मैंने भोजी को चुपचाप अपना सामान बांधते देखा। कहाँ जा रही हो भोजी? मैंने डरते डरते पूछा। उन्होंने मेरी ओर देखा, उनकी आंखें लाल थी। अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बिट्टो, पर आप कहाँ जाएंगी? वह हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान बहुत दर्दनाक थी। जिसका कोई नहीं होता वह कहीं भी चला जाता है। कुछ दिनों बाद उनका एक पत्र आया, बिट्टो अब मैंने उम्मीद छोड़ दी है, जब अपना ही साथ छोड़ दे
तो दूसरों से क्या शिकायत। अब मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ लोग मुझे पहचानते भी नहीं। लेकिन बिट्टू, तुम कभी अपना आत्मसम्मान से समझौता मत करना। कभी किसी के लिए इतनी छोटी मत बन जाना कि वह तुम्हें कुचल सके। उस पत्र को पढ़कर मैं सन्न रह गई। फिर एक दिन भाई का फ़ोन आया। रायपुर वाली नहीं रही। मैं फ़ोन हाथ में लेकर सुन्न हो गई। क्या भोजी सच में चली गई, या फिर वे तो उसी दिन मर गई थी जब उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया था, जब इस समाज ने उनके दर्द को अनदेखा कर दिया था, जब उनके आत्मसम्मान को पैरों तले रोन दिया गया था। शायद आज वे सच में मुक्त हो गई, पर मैं कहाँ मुक्त हो पाई हूँ उनसे जुड़ी स्मृतियों से। रायपुर वाली भोजी सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है, ये उस समाज की कहानी है जो एक औरत की पहचान को सिर्फ उसके पति और संतान से जोड़ता है। भोजी जैसे कितनी ही स्त्रियां हर दिन अपने आत्मसम्मान की कुर्बानी देती हैं, सिर्फ इसलिए कि वे परिवार बनाए रख सके। लेकिन अगर परिवार ही उनकी कदर न करे तो क्या वे सच में घर में रहती हैं, या फिर वे सिर्फ एक परछाई बनकर रह जाती हैं, जैसे रायपुर वाली भोजी रह गई थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसमें कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन की झलक मिली हो, तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर देना। शायद ये कहानी किसी और के दिल को भी छू जाए, इसलिए इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे। आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नई कहानियाँ लिखने और आपको सुनाने की ताकत देता है।